इसका कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं है कि यू शुड ऑलवेज रेंट द हाउस, डोंट बाय इट, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू यू क्या करेक्ट एज होता है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए? अगर देखो डायरेक्ट ज़्यादा नॉलेज ना हो, ज़्यादा टाइम ना हो, रिसर्च नहीं करना है, आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर के लिए दी बेस्ट ऑप्शन है। हेलो एवरीवन, आज हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट डे है क्योंकि आज हम लोग एक पॉडकास्ट कर रहे हैं जो स्पेशली फाइनेंस टॉपिक एंड म्यूचुअल फंड के ऊपर करेंगे। और उसके लिए हम आज एक्सपर्ट को लेके आए हैं जो है सोमैया विद्या विहार यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। ओके, जो एक स्पेशलाइज उनका सब्जेक्ट है दैट इज द म्यूचुअल फंड एंड फाइनेंस। तो हमारे साथ आज है फेनिल सर। उनको हम एकदम बेसिक चीजें पूछेंगे कि क्या होता है फाइनेंस, क्या होता है पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड क्या होता है, क्या म्यूचुअल फंड सही है जो हम लोग सुनते हैं, क्या ये इन्वेस्टमेंट सच में करना चाहिए, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, क्या बेटर ऑप्शन होता है, कौन सी एज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इससे काफी सारी चीजें जनरल हम आज डिस्कस करेंगे। ये जो भी आज मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये कोई ऐसा प्योर कोर फाइनेंस जो खाली फाइनेंस के फील्ड के लोगों के लिए है ऐसा नहीं है। ये बहुत जनरल है। कोई भी एक पर्सन जो भले वो प्रोफेसर हो या कोई बिजनेसमैन हो या कोई नॉर्मल सैलरीड पर्सन हो, वो सबके लिए काम आएगा क्योंकि ये बेसिक हम लोग पर्सनल फाइनेंस के ऊपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये पॉडकास्ट। ओके, सो वेलकम सर फॉर द पॉडकास्ट ऑन द पर्सनल फाइनेंस टॉपिक, जो आपका आई थिंक फेवरेट टॉपिक है। ओके, तो सबसे पहले मेरे को आप ये बताओ कि आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट कब से आ गया? मतलब आप पहले से ही फाइनेंस का इतना इंटरेस्ट था कि ये सडनली कुछ हो गया कि आपने ये इंटरेस्ट डेवलप किया? First of all, I thank you for giving me an opportunity to come on your podcast and share my views on my specialized subject in finance. फाइनेंस, राइट? So finance में जो मेरा इंटरेस्ट है, आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल है मेरे लिए, मुझे ऐसा ही लग रहा है। बिकॉज आप गुजराती हो तो मतलब फाइनेंस का मे बी कोइंसिडेंस भी है, हो सकता है। ओके, वो बोलते हैं ना कि गुज्जू के खून में ही फाइनेंस होता है। राइट। ठीक है, वट एवर, जो भी लॉजिक आपको ठीक लगे, नो Okay. इश्यू, बट मेरे लिए आई थिंक वो बहुत नेचुरली था। अच्छा, ओके। तो सबसे पहले मुझे ये जानना है कि जैसे हम लोग बात करते हैं, एक होता है पर्सनल फाइनेंस। व्हाट इज पर्सनल फाइनेंस? ये टर्म क्या होता है? यस, आई थिंक देखो फाइनेंस से ज्यादा आई थिंक पीपल शुड गिव मोर फोकस ऑन पर्सनल फाइनेंस। अच्छा, मतलब फाइनेंस और पर्सनल फाइनेंस में फर्क है? बहुत फर्क है। यस यस Okay. यस यस, आप जितना भी सोशल मीडिया पे आप जो कुछ भी आप देखते हो, सब कुछ फाइनेंस है। ओके, मैंने बहुत सारे कम कंटेंट देखे हैं विच आर ऑन पर्सनल फाइनेंस। अच्छा, द मोमेंट यू शिफ्ट फ्रॉम फाइनेंस टू पर्सनल फाइनेंस, आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। ओके। द वे यू लुक एट द फाइनेंस, आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। तो मतलब अगर मैं बोलूँ कि फाइनेंस और पर्सनल फाइनेंस का एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ फाइनेंस मतलब कि आप कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, ओके, उसके लिए आपको बहुत कुछ मिल जाएगा सोशल मीडिया के ऊपर। हम्म, और आई थिंक वहीं से बहुत सारी मिस्टेक्स जो कॉमन पब्लिक या रिटेल इन्वेस्टर जो मिस्टेक्स करते हैं वो वहीं से स्टार्ट होते हैं। लेट मी टेल यू व्हाट इज पर्सनल फाइनेंस। मैं आपको Correct. बेसिक वही क्लियर कर देता हूँ कि पर्सनल फाइनेंस क्या है। आपका जो भी इनकम है, हाँ, आपके जो भी एक्सपेंस है और जो भी इन्वेस्टमेंट है, इनकम माइनस एक्सपेंस, जो भी आपका सेविंग्स आया आपने उसको इन्वेस्ट किया, ओके, ये पूरे सब चीज़ों का अकाउंट मेंटेन करना, मैनेज करना, कंट्रोल करना, ओके, दैट इज व्हाट वी कॉल पर्सनल फाइनेंस। हम्म, एंड दिस शुड बी द बिगनिंग। अच्छा, फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पैसे कमाए और नाउ यू आर स्टार्टिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट और सीधा इन्वेस्टमेंट की बात आती है, सीधा जाते पब्लिक स्टॉक मार्केट में। ऐसे नहीं होता। राइट, यहीं से सारी मिस्टेक्स, सारे प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू होते हैं। ओके, सो आप जो भी इनकम अर्न कर रहे हो, आपका जो भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस का रिकॉर्ड मेंटेन करो, दैट इज व्हाट वी कॉल बजटिंग। अच्छा, एक्सपेंस कंट्रोल में तो ही रहेंगे। देयर आर हाँ, मैनी प्रोफेशनल्स who have gone bankrupt. They are earning in lakhs, हम्म, but still they go bankrupt because they don't have any account of their expenses. अच्छा, तो घर में आप एक नोटबुक में या सिंपल एक्सेल में आपके एक्सपेंस के अकाउंट्स मेंटेन करो। सिंपल एक्टिविटी। हम्म, दिस इज व्हाट आई हैव सजेस्टेड माय स्टूडेंट एज वेल कि घर में आपके पेरेंट्स अगर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आप मेंटेन करना शुरू करो। ओके, भले आप राइट नाउ यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि भैया क्या करना है मुझे इसके साथ, बट स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट एंड ओवर द टाइम यू विल कम टू नो कि भैया मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भैया आपको ये मेंटेन करना चाहिए। तो एक्सपेंस का
रिकॉर्ड मेंटेन करना, इनकम का रिकॉर्ड मेंटेन करना, उसके बाद जो पैसे बचेंगे जिसको हम बोलते हैं सेविंग्स, हम्म, उसके बाद का स्टेप्स क्या लेने हैं। अच्छा, अब उसके बाद डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट पे नहीं आना है, ओके। बहुत बड़ा रॉन्ग स्टेप है ये। मतलब अगर मेरे पास पैसा बच गया समझो मंथली Yes. 20,000, Yes. तो मैं डायरेक्टली फाइनेंस नहीं कर सकता हूँ या डायरेक्टली नहीं। इन्वेस्ट नहीं कर, तो उसके पहले नहीं। भी मुझे कुछ स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। यस यस Okay, जैसे कि एब्सोल्युटली राइट, मतलब एब्सोल्युटली क्या करना राइट, ये चाहिए? यस। और बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है जो आप सोशल मीडिया में देखते हो, उससे बहुत मैं काइंड ऑफ मिथ ब्रेकिंग बात बोल रहा हूँ एक्चुअली देखा जाए तो। हाँ, हाँ, सो पे अटेंशन। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपका जो महीने का खर्चा है वो आपको पता चलेगा आपके एक्सेल शीट से। करेक्ट। महीने का खर्चा आप ऑन एन एवरेज डिसाइड कर लो कितना है, और 6 महीने का इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए आपका, अच्छा, कि सेविंग्स से पहले आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है 6 मंथ का। 6 मंथ्स का। सो मंथली एक्सपेंडिचर आपका है 40,000 इंटू 6 करो, कितना हुआ? अराउंड 240। 240, हाँ। हाँ, 240, 250 का आप 6 मंथ का इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। ओके। कि इन केस कोई पेंडेमिक हो गया, आपका जॉब चला गया, ऐसे कोई भी सिचुएशन आ गई, ये इमरजेंसी फंड विल बेल यू आउट। ये तो 6 मंथ तो मैं बहुत मिनिमम बोल रहा हूँ। अच्छा, ओवर द टाइम आपको इसको इंक्रीज करना है, 8 मंथ, 10 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। सबसे पहला काम आपको इमरजेंसी फंड मेंटेन करना है। ये जो आप बोल रहे हो ये तो मैंने कहीं नहीं सुना है। मतलब कोई ऐसा मुझे आज तक कभी नहीं बोला। लोग ऐसा बोलते हैं कि इफ यू हैव अ सेविंग डायरेक्टली इन्वेस्ट इन दिस। नहीं, यही प्रॉब्लम है। अरे बाप रे। ओके। अभी तक तो इन्वेस्टमेंट बहुत दूर है, ये तो फर्स्ट स्टेप है भैया। Okay. सबसे पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट करो। अच्छा, और इमरजेंसी फंड को आप फंड क्रिएट करो मीन्स ये नहीं कि आपने 240 जमा कर लिया और इक्विटी फंड में या इक्विटी मार्केट में डाल दिए। अगेन रॉन्ग, ये शेयर मार्केट में नहीं जाएगा पैसा, ये इमरजेंसी फंड है। आपको इसको कोई सिक्योर डेट फंड में या एफडी में या ऐसी कोई सेफ जगह, लिक्विड फंड वगैरह में आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि जहां पे आपका प्रिंसिपल सेफ है। अच्छा, ओके। इमरजेंसी फंड इज नॉट फॉर रिटर्न्स। ओह, ओके। अगर आप उसको शेयर मार्केट में लगा दोगे तो किस बात का इमरजेंसी फंड है वो? हाँ, मतलब उसको तो वैल्यू डाउन हो गया तो फिर Yes, निकालूंगा जिस तो और टाइम पे value आपको करूंगा। जरूरत है Correct. वही टाइम पे मार्केट क्रैश हो गया, क्या करोगे आप? करेक्ट, करेक्ट। तो ये बहुत बड़ा लेसन बहुत लोगों ने कब सीखा? कोविड। कोविड में। पूरी इकोनॉमी बंद, बहुत लोग के जॉब गए, किसी के जॉब नहीं गए बट सैलरी कट हुआ। ये सिचुएशन में क्या काम आएगा आपको? आपका इमरजेंसी फंड ही काम आएगा। ओके। ये तो मतलब बहुत Yes. मैं इतने साल से, आई एम 36 राइट नाउ, मैंने पहली बार सुना ये कि अच्छा ऐसा भी कुछ करा था। Yes. अच्छा चलो, तो फिर मैंने पहले इमरजेंसी फंड क्रिएट Emergency किया, fund, फिर मुझे yes. क्या करना चाहिए? सेकेंड, आपका होना चाहिए मेडिक्लेम। ओके, तो सेकंड इज घर का आपका मेडिक्लेम होना चाहिए सबसे पहले। हेल्थ इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस, जो भी नाम देना हो, एक मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए सबका। ओके, ये हो गया मेरा सेकंड स्टेप। यस, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आपका इमरजेंसी फंड और आपका जो रेगुलर इनकम है, आपका जो कुछ भी बचा कुचा है, उसको खत्म होने को जरा भी टाइम नहीं लगेगा। हाँ, करेक्ट। और इंडिया में इंश्योरेंस पॉलिसी का इतना बड़ा पेनिट्रेशन आज भी नहीं है। पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट। सबको लगता है कि 1 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं, कुछ होता नहीं है, वेस्ट मानते लोग। हाँ। अगेन, इंश्योरेंस इज नॉट फॉर रिटर्न्स। मैं आगे क्लियर करूंगा इसका फायदा क्या है। मैक्सिमम क्या, मैं तो आई कैन से कि भैया 90% पॉपुलेशन दे आर जस्ट 1 मेडिकल बिल अवे फ्रॉम एनी फाइनेंशियल हैजर्ड्स। ओह, ओके। एक मेडिकल इमरजेंसी आ गया घर पे, आपके फैमिली में किसी को, आपका पूरा सेविंग्स, आपका पूरा प्लानिंग, फ्यूचर, ये वो सब खत्म हो जाएगा, अगर आपके पास मेडिक्लेम नहीं है तो। बट इंडिया में ये है ना कि मतलब जैसे मेरे खुद के डैड ये मानते हैं कि जब मैं उनको बोलता हूँ ना कि प्रीमियम भरना है साल का इतना 50,000 55,000, जो एज के हिसाब से बढ़ता भी है, सो उनको लगता है क्या फायदा, कुछ यूज तो हो नहीं रहा है। यस, तो दे आर लाइक कि इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी। और ये एक ऐसा भी है, अरे कुछ नहीं होगा मुझे। नहीं, ये एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, स्पेशली जब आप मेट्रो सिटीज में रहते हो। यू हैव टू हैव अ मेडिकल इंश्योरेंस। ओके, तो फर्स्ट हो गया हमारा इमरजेंसी फंड, सेकंड हो गया हमारा मेडिक्लेम ले लो। थर्ड फिर क्या करना चाहिए? थर्ड, आपको फिर आपका टर्म प्लान होना चाहिए। ओके, टर्म प्लान या टर्म इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं। हाँ, आज ये बहुत कॉमन टर्म हो गया कि LIC ले लो, इंश्योरेंस ले लिया, बट इंश्योरेंस के नाम पे बहुत लोगों के पास आज भी एंडोमेंट पॉलिसीज है विच आर लाइक इन्वेस्टमेंट। तो आई रिपीट द सेम थिंग, इंश्योरेंस इज नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके, इंश्योरेंस इज फॉर इंश्योरेंस ओनली। ओके, ये मीनिंग समझ लो आप बरोबर, इंश्योरेंस।
तो आपका टर्म प्लान होना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर मैरिड, व्हेन योर स्पाउस, योर पेरेंट्स, योर चिल्ड्रंस आर डिपेंडेंट ऑन यू, तो आपका टर्म प्लान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन केस आपको कुछ हो गया तो जो भी इमरजेंसी आएगी फैमिली के ऊपर, वो आपके टर्म प्लान के जो भी उससे पैसे आएंगे उससे थोड़ा उनको हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। अदरवाइज इट विल अगेन क्रिएट अ फाइनेंशियल रूइन फॉर यू। करेक्ट। सो ये टर्म प्लान होना चाहिए पहले। और अगेन आप देखना, नोट करना, बहुत लोगों के पास इंश्योरेंस पॉलिसी होगा बट टर्म प्लान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साल का प्रीमियम वेस्ट जाता है, एंड ऑफ द टाइम कुछ नहीं मिलता। द सेम मेंटालिटी, करेक्ट, कि कुछ तो मिलना चाहिए। पैसा डाला तो प्रीमियम डाला, कुछ तो मिलना चाहिए। करेक्ट। बट जितना जल्दी लाइफ में आप टर्म इंश्योरेंस लोगे उतना ज्यादा अच्छा है, और जल्दी ले लो क्योंकि प्रीमियम उसमें कांस्टेंट रहता है, हर साल चेंज नहीं होता। अच्छा, तो ये हो गया थर्ड स्टेप। इसके बाद अब मैं पर्सनल फाइनेंस पे जा सकता हूँ इन्वेस्टमेंट की? अभी भी नहीं जाना है? नहीं, आपने इमरजेंसी फंड बना दिया, आपने मेडिक्लेम ले लिया, आपने टर्म प्लान ले लिया, ठीक है। फिर आपका सबसे बड़ा काम आता है कि भैया पे ऑफ योर डेट्स। अगर कोई डेट्स है, कोई कर्जा है, तो सबसे पहले आपको वो भी पे ऑफ करना है। ओके, है ना? आपने कर्जा लेके रखा है और आपकी सेविंग्स को आप इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हो, अगेन वो भी जो भी रिस्की है, तो ऐसे नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको आपका डेट्स क्लियर करना है। बाहर का जो भी कर्जा है आपको वो क्लियर अप करना है। ओके, तो ये मोस्टली सबकी लाइफ में नहीं होगा, बट पहले 3 स्टेप तो सबको करना ही पड़ेंगे। बट अगर सर मैं ये देखूँ तो जैसे आप बोल रहे हो कि डेट पे कर दो पूरा, बट काफी लोगों की तो डेट ही ऐसा है कि जैसे आप मेट्रो सिटी में देखते हो कि घर ही लिया मैंने लोन पे, यस, तो मेरा तो पूरा लाइफ ही वो डेट पे करने में चला जाएगा, तो मैं तो सेविंग ही नहीं कर पाऊंगा ना, फिर मेरा पर्सनल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कुछ होएगा। बट दैट इज स्टिल ओके। वो 15 इयर्स 20 इयर्स का आपने प्लान किया रहेगा, आपका सैलरी इनकम होगा, आपने वो हिसाब से प्लान किया, दैट इज ओके। होम लोन इज नो इश्यू। ओके, बट उसके अलावा आपने कहीं बाहर से कर्जा लेके रखा है पहले से, अच्छा, या आपके फैमिली लाइन से कुछ कर्जा पास ऑन हुआ है, समझो, हाँ, तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि आप वो भी क्लियर कर दो। ओके, बिकॉज डेट फ्री लाइफ जो होगा ना, वो आपका स्ट्रेस फ्री लाइफ रहेगा। राइट, ये भी जरूरी है। सबसे पहले ये काम करना है। अब क्यों करना है ये मैं आपको इंपॉर्टेंट रीजंस बताता हूँ मैं अभी आपको। व्हेन यू हैव इमरजेंसी फंड, आपके पास मेडिक्लेम भी है, टर्म प्लान भी है, आपने आपकी लाइफ का डाउन साइड जो होता है उसको आपने लिमिट कर दिया। ओके, इसी को बोलते हैं इंश्योरेंस। करेक्ट, जो भी नेगेटिव आपकी लाइफ में हो सकता है, अगर ये सब चीजें ना हो आपकी लाइफ में, और इमेजिन करो कुछ पेंडेमिक जैसा सिचुएशन आ गया, कितने नीचे गिरोगे आप? एक ग्राफ बनाओ, 0 के नीचे और 0 के ऊपर। ओके, आपके लाइफ का रिस्क को आपने मिनिमाइज कर दिया ऑटोमेटिक, बराबर है, करेक्ट, है ना? इसलिए ये सारी चीजें करनी है। एक बार आपने लाइफ का ये डाउन साइड आपने मिनिमाइज कर दिया, रिस्क मिनिमाइज कर दिया, अपसाइड तो ओपन है अभी आपके लिए। करेक्ट, अदरवाइज क्या होता है, अपसाइड भी ओपन है, डाउन साइड भी ओपन है। अब समझा क्या रीजन है? राइट। मतलब आपने जो ये बोला ना, ये मैंने आई थिंक कभी नहीं सुना है, ना किसी से सुना। इतने पॉडकास्ट भी देखे, इतने लोगों से सुना भी है, बट ये कभी नहीं सुना मैंने। ओके, तो अभी सपोज जैसे अगर किसी पर्सन को अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे अभी देखोगे ना, कि आप इंडिया में देखोगे तो लोग गोल्ड सोचते हैं, इक्विटी में जाते हैं, या तो फिर अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, या तो फिर एफडी करते हैं, व्हाटएवर इट इज। आप मतलब क्या ऑप्शंस बताओगे इन्वेस्टमेंट के लिए? सबसे बेस्ट ऑप्शंस क्या होता है अकॉर्डिंग टू यू? अगर सपोज मैं आपको बोलूं कि 10 लाख रुपए, आप क्या करोगे? अगेन देखो, अगर कोई इन्वेस्टमेंट एवेन्यू बेस्ट होता तो मार्केट में वो एक ही अवेलेबल होता, बाकी सब होता ही नहीं। सिंपल लॉजिक लगाओ। करेक्ट। तो सोशल मीडिया पे जब आपको कोई बोलता है कि ये बेस्ट है, आपको ये लॉजिकली सोचना चाहिए। यू शुड थिंक अबाउट इट ना, कि भैया ये बेस्ट है तो बाकी सब क्या कर रहे हैं मार्केट में। हाँ, बराबर है। बाकी सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्यों है? बराबर। सो रिमेंबर वन थिंग, कि इन्वेस्टमेंट के जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उसमें से कोई दी बेस्ट नहीं है। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज दी बेस्ट फॉर यू। अच्छा, आपके लाइफ के सिनेरियो के अंदर, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आपको क्या सूट कर रहा है, वो आपके लिए दी बेस्ट है। दिस इज हाउ यू हैव टू सिलेक्ट द फाइनेंशियल प्रोडक्ट। मतलब वो मेरे ऊपर है, मुझे सिलेक्ट करना है कि मेरे हिसाब से क्या आपके ऊपर। यानी अगेन कनेक्ट विद द फर्स्ट पॉइंट विच इज पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस को पर्सनल क्यों बोलते हैं? इसलिए पर्सनल बोलते हैं ना कि आपको क्या सूट कर रहा है। बराबर है, सबको सब चीजें सूट नहीं कर सकती, नहीं करेगी सूट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल गोल्स। सही मायने में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग ऐसे ही होना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग
ऐसे ही होना चाहिए कि आपने इमरजेंसी फंड बना लिया, मेडिक्लेम ले लिया, फिर आपने टर्म प्लान ले लिया, अब आपका डाउन साइड खत्म हो गया, आपने लिमिट कर दिया, अपसाइड इज ओपन। अब जो भी पैसा बचेगा वो मैं रिस्की इन्वेस्टमेंट में डालूंगा, रिस्की वेंचर्स में डालूंगा। दैट इज व्हाट वी कॉल स्पेक्युलेटिव। हाँ, अब उसमें आप डिसाइड करो, फाइनेंशियल गोल सिलेक्ट करो, फाइनेंशियल गोल सिलेक्ट करो और अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल गोल्स आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। वो फाइनेंशियल गोल आपको बताएगा कि आपका कौन सा सिक्योरिटी आपके लिए दी बेस्ट है। अच्छा, एफडी है, बॉन्ड्स है, इक्विटी मार्केट है, क्या है। अगेन वन मोर थिंग, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट। कितना रिस्क आप लेना चाहते हो? रिस्क, आपका जो नेचर है वो रिस्क टेकर है या रिस्क एवर्स है। अगर मैं रिस्क एवर्स हूँ, मैं रिस्क को अवॉइड करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, तो एफडी बेस्ट है मेरे लिए। बराबर है, हाँ, है ना। फिर सोशल मीडिया के भले कोई कुछ भी बोले कि भैया इक्विटीज डी ग्रेट, नहीं, करेक्ट है ना। अगर मैं रिस्क टेकर हूँ तो इक्विटी मार्केट माइट बी सुटेबल फॉर मी, राइट, ये भी पॉसिबल है। फिर भले सोशल मीडिया पे कोई भी बोले, क्लेम करे कि भैया एफडी इज दी बेस्ट। अंडरस्टूड, राइट। तो हर डिसीजन आपका पर्सनल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, ना कि जनरल फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, हम लोग क्या करते हैं जनरली, जो सुनते हैं कि लोग बोल रहे इक्विटी है, जैसे 10 साल पहले ये शेयर का प्राइस था, आज देखो इतना हो गया, तुमने Yes, इतना yes. डाला होता तो इतना हो गया होता। नहीं, ये बहुत ही मतलब दिस इज वन अनदर बिग एनालिसिस मिस्टेक। अच्छा, इंडिया में कैसा होता है, एनालिसिस का मतलब कि मैंने 4 लोगों को पूछ लिया, हाँ, उसको लोग मानते हैं कि हमने एनालिसिस किया। कोई टिप मिल गई Yes, और पैसा लगा दिया। ऐसा नहीं होता है। दैट इज वेरी रॉन्ग मेथड ऑफ एनालिसिस। अगर आप खुद से फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो तो आपको ये एरिया में थोड़ा डीप जाना ही होगा। हर सिक्योरिटी, हर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू क्या है उसको आप बरोबर समझ लो। ओके, वो आपको पता नहीं है, आपने 4 लोग से पूछा, 4 लोगों ने आंसर दिया। सी इन्वेस्टमेंट में है ना कि आपका जो साइकोलॉजी है, आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है। अच्छा, अब इमोशनली है ना, मैंने कहीं ना कहीं सिलेक्ट कर लिया रहेगा कि मेरे दिमाग में इक्विटी रहेगा। फिर मैं 4 लोग को पूछूंगा, 10 लोग को मैंने बात किया, तो 6-7 लोगों ने इक्विटी बोल दिया और मेरा वहीं पे कंफर्मेशन बायस काम कि करेगा। हाँ, मेरे को जो चाहिए था वो कि बोला। जो मैं सोच रहा हूँ ये लोग बोल रहे हैं और मैं वही पकड़ लूंगा। बराबर है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट में लोगों में डिसिप्लिन नहीं आती है, ओके, इमोशनल बायसेस होते हैं। तो आप कितना भी कुछ भी सुन लो, आप इमोशन के बेसिस पे आपने अगर डिसीजन लिया है तो इमोशन आज एक है कल दूसरा है, राइट। तो आप कभी भी डिसिप्लिन नहीं रह पाओगे। तो बेटर है कि आप उसका नॉलेज गेन करो, तो वो कन्विक्शन आएगा कि भैया मैंने ये सिलेक्ट किया तो क्यों सिलेक्ट किया, बराबर। एंड आई हैव टू स्टिक टू दैट प्लान। ओके, बट जैसे कि आज भी आप जैसे इमोशन का आपने बात किया ना, जो बहुत अच्छी बात है कि, बट डोंट यू थिंक अगर किसी का रिजिड माइंडसेट है, उसको चेंज करना भी बहुत डिफिकल्ट है। अभी जैसे मेरे डैड है, उनको एफडी ही करना है। आज मैं उनको कितना भी कन्विंस करूँ ना, वो कन्विंस नहीं होते। इवन इफ क्या अच्छी चीजें मैं बताऊं कि मैं बोलूँ ये ऐसा है, इसमें देखो इतना रिटर्न्स मिलता है, ये चेंज करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है? आपको नहीं लगता है इंडियन मेंटालिटी कि भाई एक बार मान लिया तो जैसे ओल्ड स्कूल मेंटालिटी हम लोग बोलते हैं बस यही है। यस, होता है ना ये चीज। अगेन दैट इज योर बिहेवियर, इम्पैक्ट ऑफ योर बिहेवियर होता है, फर्क गिरता है। जैसे बॉन्ड्स में, एफडी में मुझे भी इंटरेस्ट नहीं था। अगर जैसे आपने क्वेश्चन किया कि आपके पास अगर 10 लाख है, आप कहाँ का इन्वेस्टमेंट करोगे, हाँ, तो 5-6 साल पहले आप मुझे पूछते तो मैं आपको ब्रेकअप जो देता वो अलग होता। 5-6 साल के बाद आप अभी पूछोगे तो वो चेंज हो जाएगा। ओके, अगेन पर्सनल फाइनेंस कम्स इनटू द पिक्चर। लाइफ सिचुएशन वाज वेरी डिफरेंट 5 years बैक, और अब वो बहुत डिफरेंट है। 5-6 साल पहले मैं इक्विटी में आराम से बिंदास रिस्क लेता था। ओके, नाउ थिंग्स हैव चेंज, मेरा लाइफ चेंज हो गया, आपके मैरिज हो गए, बच्चे हो गए, है ना। ओके, तो नाउ मैं इक्विटी में वो रिस्क नहीं लेता। अब मुझे थोड़ा स्टेबिलिटी भी चाहिए, फिक्स रिटर्न भी चाहिए। आई कांट अफोर्ड टू लूज द प्रिंसिपल नाउ, राइट, है ना। तो बचा क्या, बेस्ट ऑप्शन बचा एफडी। बट एफडी आपको सबको पता रहेगा, बहुत लोग बोलेंगे सोशल मीडिया पे कि वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता भैया, राइट, है ना। बराबर है। पोस्ट टैक्स तो कुछ भी नहीं बचता उसमें, कोई सेंस नहीं बनता। और अभी आजकल तो ये रेपो रेट कम हो गए फिर से, करेक्ट, जैसे रेपो रेट कम होंगे वैसे आपका एफडी का रेट भी कम होगा, है ना। तो इसके भी अलग अलग रास्ते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक का आप एफडी ले लो, थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। अच्छा, मतलब नॉर्मल बैंक की एफडी में और स्मॉल फाइनेंस बैंक की एफडी में फर्क होता है? ज्यादा, यस। कितना डिफरेंस हो सकता है अप्रोक्स? अच्छा खासा डिफरेंस है।
जब मैंने लिया था आई थिंक इट वाज 9.5 समथिंग। जबकि आई थिंक नॉर्मल बैंक में तो 6.5 7 ही यस, चलता अभी तो है। बहुत कम हो गए और अभी भी आप चेक करोगे इट इज स्टिल मोर देन 8.5 इन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओह, इतना डिफरेंस होता है? यस इट्स यस ऑलमोस्ट डिफरेंस ऑफ 2.5%, अराउंड 2 यस 2.5। यस ओके, अच्छा, मतलब ये तो पता ही नहीं था कि उधर भी यस। एफडी हो नहीं सकता है। फिर भी चलो माना कि एफडी मैंने स्मॉल फाइनेंस बैंक का लिया और फिर भी वो कम लग रहा है, हम्म तो एक बॉन्ड का भी एवेन्यू है। हम्म मैंने वो एक्सप्लोर किया आफ्टर कोरोना अच्छा। कि मुझे एफडी भी नहीं चाहिए, मुझे इक्विटी भी नहीं चाहिए, हम्म उसके बीच का एक स्टेबल सेफ रिटर्न देने वाला इंस्ट्रूमेंट है, वो है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स। ये मार्केट पहले रिटेल इन्वेस्टर के लिए इतना ओपन नहीं था, टिकट साइज बहुत बड़ा था इन्वेस्टमेंट का। अब वो टिकट साइज जो होता है, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़े ना, वो बहुत कम हो गया बहुत सारे बॉन्ड्स में। प्लेटफॉर्म भी आ गया अभी तो, विंट वेल्थ करके एक मस्त प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बॉन्ड्स के लिए। अच्छा, मैंने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। ओके। उसमें क्या अलग एडवांटेज होता है बॉन्ड्स का इन्वेस्टमेंट? थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है कंपेयर टू एफडी, बट जैसे रिस्क बढ़ता है वैसे आपका रिटर्न्स भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। अच्छा, तो मुझे आराम से 9%, 10%, 11% बॉन्ड्स मिल गए वहाँ पे रिटर्न्स वाले, ओके। है ना। उसमें आपको ऑब्वियसली मैंने भी स्टडी किया, पूरा समझा उसको। उसमें क्रेडिट रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बॉन्ड्स के रेटिंग्स मिलते हैं। AAA दी बेस्ट बॉन्ड, एकदम सेफ है। AA होते हैं, सिंगल ए होते हैं, बी ग्रेड भी होता है, सी ग्रेड भी होता है। तो आपको पहले नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जिसको हम बोलते हैं डू इट योर सेल्फ, DIY के जैसा। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। तो मैंने वो रास्ता निकाला, आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स भी मुझे पता चला उसी से कि कंपेयर टू अदर बॉन्ड्स, सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स आर मोर सेफ। तो मैं क्या करूंगा, सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स और AAA ये सब रेटिंग्स चेक करूंगा, ओके। एंड आई विल चूज ओनली दोज बॉन्ड्स। सेफ हो गया मेरा प्रिंसिपल ऑटोमेटिक, एंड एट द सेम टाइम आई एम गेटिंग मोर देन एफडी रिटर्न्स, है ना। एट द सेम टाइम एट द लेस रिस्क देन द इक्विटी। इक्विटी भी मुझे कितना देगा, 12, 13, 14, 15%, जिसके लिए मुझे वेट भी करना पड़ेगा ना। ये मुझे सेफली मेरे आंख के सामने 10%, 11% दे रहा है, क्या गलत है? राइट। अच्छा, अगर कोई स्टूडेंट है, जैसे कि हम लोग पॉकेट मनी पे जिंदा रहते हैं स्टूडेंट्स लोग, तो जैसे किसी का पॉकेट मनी 1000-1500 रुपया होगा, अकॉर्डिंग टू यू क्या करेक्ट एज होता है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए? जैसे मेरे टाइम पे मुझे किसी ने नहीं बताया था एट द एज ऑफ 18, 19, 20 कि भाई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, आगे चल के बहुत कम आएगा। आज वो मुझे रियलाइज होता है कि किसी ने नहीं बताया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मैं 18-19 में कर लेता और आज मैं 30 पे भी आया, तो मेरे लिए बहुत एडवांटेज है। मेरा 10 साल में अच्छा खासा रिटर्न्स या मेरा पैसा बन गया होता। तो आप क्या सजेस्ट करोगे, कौन सी एज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए? भले आप पर मंथ 500 रुपया करो, बट व्हाट इज द करेक्ट एज? करेक्ट एज वो होता है जहाँ पे आपको रियलाइज हो और आपको नॉलेज हो। अच्छा। क्योंकि 18 का एज में आपके हाथ में शायद पैसे भी रहेंगे, नॉलेज नहीं रहेगा तो क्या करोगे? अगेन बिहेवियर कम्स इनटू द पिक्चर। हाँ, ओके, है ना। वहाँ क्योंकि पे तो आप जो बोल रहे influence ही हो, होते हैं। आप 30 इयर्स पे बैठे हो और एंड यू आर थिंकिंग अबाउट योर 18 इयर्स, बट आप जब 18 साल के तभी आप सेम आपका माइंडसेट था? नहीं था, है ना। डेफिनेटली नहीं था। मैच्योरिटी जो आई वो 30 इयर्स पे आई 30 है। पे आई। तो पैसा और आपका जो मैच्योरिटी है, आपका जो नॉलेज है, दोनों जब साथ में मिलेंगे तो आप ऑटोमेटिक स्टार्ट कर ही दोगे। तो मतलब वो एज पे रिसर्च करना बहुत जरूरी है। आपको कोई गाइडेंस मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए। आइडियली देखो 20 इयर्स के हो जाते हैं, फिर जॉब वगैरह लगता है, वहां से वो दे स्टार्ट अर्निंग। तो जो मोस्टली मैं वहीं सजेस्ट करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को भी कि जब आप अर्निंग स्टार्ट करो तो ये सब काम पहले करना। कौन से? इमरजेंसी फंड, है। घर का मेडिक्लेम नहीं है तो पहले वो करो, फिर टर्म इंश्योरेंस ले लो खुद का और जल्दी ले लो। क्यों? बिकॉज प्रीमियम सेम रहेंगे, वरना जितना लेट करोगे उतना ज्यादा प्रीमियम होगा फिर। बराबर है। तो वो ले लो। उसके बाद आपके पास जो कुछ पैसे बचते हैं तो उसमें से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। ऑब्वियसली इनिशियल लेवल पे सैलरी कम होगा तो ज्यादा बचेगा भी नहीं। तो जो कुछ भी बचेगा उसमें से आपको जो भी सुटेबल लगे, मैं किसी को डायरेक्टली सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप इक्विटी के ले जाओ। अच्छा। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में करना वो भी डेंजरस हो सकता है। ओके। यू गो विद द म्यूचुअल फंड का रूट। हाँ, मैं नेक्स्ट चीज उस पे ही जा रहा था। जैसे हम लोग सुनते हैं म्यूचुअल फंड सही है, बट मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने काफी लोग से सुना है कि म्यूचुअल फंड में जब पैसा लगाते हो तो जो कंपनी को मैंने पैसा दिया है, जहाँ मैंने इन्वेस्ट किया है, वो लोग अच्छा खासा रिटर्न्स कमाते हैं। जहाँ तक मैंने सुना है कि 20-25% रिटर्न्स आते हैं, बट इन्वेस्टर को रिटर्न्स बहुत कम देते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या मतलब सच में सही है या कि एक ये हाइप है? मतलब आप क्या मानते हो? नहीं, यू आर सेइंग कि म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न्स ले रहे हैं और इन्वेस्टर कम पास ऑन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता? ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ पे वो ट्रस्ट फॉर्मेट में म्यूचुअल फंड्स बनते हैं। अच्छा। कंपनी फॉर्मेट नहीं है, ट्रस्ट है।
यूके का जो सिस्टम है वही हमने कॉपी पेस्ट किया है। यूएस में तो कंपनी फॉर्मेट होता है, ओके। यूके में और इंडिया में वो ट्रस्ट के फॉर्म में है। तो फुल ट्रांसपेरेंसी होता है एंड जो ट्रस्ट बनता है वही हमारे गार्डियंस है। जो हमारे पैसों का सेफ गार्ड कौन कर रहा है, वो ट्रस्ट कर रहा है एक्चुअली। अच्छा, ओके। ऐसा नहीं है कि ये कोई प्राइवेट कंपनी है, हमने उसको पैसा दिया, वो बना रहे हैं 30% और हमको दे रहे 10%। हाँ, ऐसा हाँ, नहीं है, हाँ। ऐसा अच्छा, पॉसिबल ऐसा नहीं नहीं हो है। सकता, नहीं। अच्छा, ओके। बट म्यूचुअल फंड में मतलब जैसे मैंने देखा है कि मेरा भी एक म्यूचुअल फंड है, ऐसा लगता है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए तो काम का ही नहीं है, राइट? यस, वो लॉन्ग टर्म ही रुकना पड़ेगा। यस, लॉन्ग टर्म। बट क्या सच में उसमें पैसा बनता है म्यूचुअल यस फंड में? यस यस, मतलब अगर मैं 10 साल रुकूंगा तो पैसा बनता है उसमें? बनता है, यस यस यस। मेरे घर पे, हमारे फैमिली में, हम्म, अपने इंडिया में म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 1964, यूटीआई, हाँ, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। उन्होंने सब यूएस 64 करके सबसे पहला स्कीम आया था, यूनिट स्कीम 64। ओके। तब से हमारे फैमिली में वी आर इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड। तो यूएस 64 में तो ज़्यादा पैसा नहीं बना बिकॉज उसका फ्रॉड वगैरह बाहर आया बाद में 1999, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी वगैरह, तब का वो लेकिन बाकी सब है। 1986 में मॉर्गन स्टैनली, फिर यूटीआई के मास्टर ग्रोथ, मास्टर शेयर, ये बहुत अच्छे स्कीम्स है। अच्छा, सबने पैसा बना के दिया अच्छे से। ओके। तो म्यूचुअल फंड में एनालिसिस उसमें भी होता है कि उसमें तो मैं कहीं पे भी लगा सकता हूँ, जस्ट नहीं, म्यूचुअल नहीं। फंड है? नहीं, उसमें बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। ओह, जैसे म्यूचुअल फंड का एक फंड है लार्ज कैप फंड। ओके। लार्ज कैप का मतलब होता है कि दैट फंड विल ओनली इन्वेस्ट इन लार्ज कैप कंपनीज। अच्छा, एक होता है मिड कैप। मिड कैप, ओके। तो वो मिड कैप में डालेगा। आपको कैटेगरी नाम से समझ में आ जाएगा। स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप में डालेगा। समझा। तो ऐसे कैटेगरी वाइज फंड है, आपको सिलेक्ट करना कि अगेन आपके रिस्क एपेटाइट और आपके अच्छा। फाइनेंशियल गोल के बेसिस पे क्या सूट कर रहा है। हाँ। ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अच्छा। अगर देखो डायरेक्ट ज्यादा नॉलेज ना हो, हम्म, ज़्यादा टाइम ना हो, रिसर्च नहीं करना है, आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर के लिए दी बेस्ट ऑप्शन है कम टू म्यूचुअल फंड। ओके। और म्यूचुअल फंड में आप थोड़ा सा नॉलेज एक्वायर करो, थोड़ा सा रिसर्च करो कि कौन सा फंड मेरे लिए ज़्यादा सुटेबल होगा, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करो। उसमें डिसिप्लिन भी आ जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और लॉन्ग टर्म आप बैठोगे उसके अंदर। ओके। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा शेयर मार्केट में तो आप डेली चेक करते रहोगे, हाँ, वो तो अप एंड डाउन होंगे, आप भी उसके साथ अप एंड डाउन होंगे, राइट। आप गलती कर बैठोगे। राइट, पैनिक करके कभी बेच भी Yes, दिया, हो आप- सकता है ऐसा। हो सकता है। क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ और ना ही मेरे पास 24 आवर्स में इतना टाइम है कि मैं ये सब एनालिसिस करूँ। तो आई एम हायरिंग अ प्रोफेशनल, ऐसे समझ लो आप। करेक्ट। म्यूचुअल फंड वही तो है ना, 24 Professional घंटे है। वही काम कर रहे हैं वो लोग, दे आर प्रोफेशनल। यही समझ लो आप कि मैंने मेरे पैसे दिए किसी को, कोई मेरा फंड मैनेजर है, पोर्टफोलियो Right. बना रहा है मेरे लिए। बट अगेन मैंने देखा है ना कि मैं काफी सारे स्टूडेंट्स से हम लोग जैसे बात करते हैं ना, सबको ये म्यूचुअल फंड ये सबसे ज्यादा ना, सबको इक्विटी मार्केट का ही इंटरेस्ट शेयर होता मार्केट है। में, और वो लोग है ना कंपैरिजन दिखाते हैं कि जैसे देखो Yes. 10 साल पहले शेयर का प्राइस इतना था, आज इतना हो गया, तो सोचो मैंने 100 रुपया डाला होता, आज 700 रुपया हो गया था। 700% रिटर्न्स है। यस। तो ये मिथ है ना, लेकिन एक्चुअली बहुत सारे पर्सपेक्टिव है, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि यंग क्राउड जो है आजकल उसमें ये बहुत पॉपुलर है। इक्विटी मार्केट को थोड़ा ग्लैमराइज भी कर दिया है, अच्छा। तो लोगों उससे अट्रैक्ट भी हुए, ऐसा नहीं है। बट इन्वेस्टमेंट ये ऐसी फील्ड है ना जिसमें आप डिसिप्लिन रहोगे, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करो या ट्रेडिंग कर रहे हो। जितना ज्यादा डिसिप्लिन होगा उतना ही आप पैसे कमाओगे। आप बहुत लोग तो ऐसे स्टूडेंट है, 9:15 बजे मार्केट खोला, फटाफट मोबाइल चालू करते, जैसे हम कोई दुकान ओपन किया, शॉप ओपन किया, राइट। ठकाठक बिजनेस करेंगे, पैसे बनेंगे अभी। नहीं है सही, इट्स नॉट राइट एटीट्यूड आई थिंक। अच्छा, हाँ। कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, क्योंकि देखो मैं भी क्लास के अंदर मेरे बच्चों को इक्विटी में मैंने कहाँ पैसे बनाए वो भी बताता हूँ, एट द सेम टाइम मैंने कहाँ लॉस किया है वो भी मैं बताता हूँ। बराबर है। दोनों पर्सपेक्टिव देता हूँ। सोशल मीडिया में ये प्रॉब्लम होता है ना कि भैया एक ही पर्सपेक्टिव मिलता है कि मैंने कि कमाया। पैसे कैसे बने। ऐसा नहीं है, दोनों चीजें होती है। अच्छा, हाँ। देन ओनली यू लर्न द लेसन्स। ये बहुत जरूरी है, दोनों पर्सपेक्टिव देना जरूरी है। मेरा एक पोर्टफोलियो ही डिस्कस करता हूँ, मैं किसी और का एग्जांपल भी नहीं देता हूँ। अच्छा। मेरे पोर्टफोलियो में मैंने कौन से शेयर ने मुझे पैसा बना के दिया और कौन सा शेयर मेरी दुखती नस है। इतना बड़ा लॉस झेला रहेगा कि वो शेयर को मैं आज देखना भी पसंद नहीं करता हूँ। बड़ा नाम है बट है, अगेन दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, बट ठीक है मैं ऐसे बता रहा हूँ, जस्ट एक बात बता रहा हूँ। ओके। तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब अभी भी लोगों को इतना प्रॉपर फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस नहीं है? और मुझे ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि शायद अपनी एजुकेशन सिस्टम में कॉमर्स स्टूडेंट स्पेशली मैं बात करता हूँ, तो सब्जेक्ट्स ही वैसे है नहीं।
अभी आप जैसे देखोगे मतलब सब्जेक्ट्स कुछ तो ऐसे हैं जो शायद मुझे काम ही नहीं आएंगे, तो फाइनेंस सब्जेक्ट होना चाहिए, बिकॉज आप देखोगे ना फाइनेंस में कॉमर्स स्टूडेंट भी वीक है, तो साइंस और अदर बैकग्राउंड्स की तो मैं बात ही छोड़ दूं। यस यस। तो आपको लगता है ऐसा मतलब? स्कूल लेवल पे आई थिंक कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत चेंजेस तो आए हैं। जैसे मैंने देखा है आईसीएससी का जो करिकुलम है, तो 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में ये सब थोड़ा बहुत उनको आने लगा है। अच्छा। स्कूल लेवल पे वो है। एसएससी बोर्ड में शायद इतना नहीं है, बट अदर जो भी एजुकेशन बोर्ड है वहाँ पे तो है, तो सीबीएसई वगैरह में थोड़ा बहुत तो है। ओके। बट आगे जाके क्या होता है ना कि इट बिकम्स अ पर्सनलाइज फील्ड, तो जिसको इंटरेस्ट है वो वही जाएगा। तो एज फार एज अ फाइनेंस इज कंसर्न, नो इश्यू, उसको आप स्पेशलाइज रहने दो। बट एज फार एज अ पर्सनल फाइनेंस इज कंसर्न, मैं कभी ये नहीं मानता कि इट इज ओनली फॉर द कॉमर्स। राइट। इट इज फॉर एवरीवन। हर किसी को पर्सनल फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा भैया आप ही मैनेज करो, करेक्ट है ना? क्यों डिपेंड रहना है किसी के ऊपर? और ये अवेयरनेस वाला जो पॉइंट है ना, बहुत बहुत पेचीदा पॉइंट है। देखो फॉर एग्जांपल, हाँ। इंडिया में आई थिंक कुछ 3% पॉपुलेशन जो है ना वो एक्टिव है थोड़ा इन्वेस्टमेंट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर। ओनली 3% Yes. पॉपुलेशन। अच्छा खासा 17% तो लोग हैं, बट एक्टिव जो है वो रफली 3% ही है, 3% ही बहुत है। कम है ये रेशियो। ओह अच्छा। और यूएस मार्केट में आप जाओ, और आई थिंक यूएस का जो शेयर मार्केट है वो, उनका जो पॉपुलेशन है, मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन स्टॉक मार्केट। आई थिंक नंबर इज 55%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 55% पॉपुलेशन, और अपने यहाँ पे सिर्फ 3%। सिर्फ 3%। मतलब देयर इज अ ह्यूज गैप, बहुत बड़ा गैप है। आप इमेजिन करो कि देखो, दिस आल्सो शोज कि अवेयरनेस नहीं है, राइट? करेक्ट। अवेयरनेस आएगा इक्विटी मार्केट का, विच इज आल्सो गुड, गलत नहीं है। लोगों ने ग्लैमरस करके उसको थोड़ा ये बना दिया, वो अलग बात है। बट इतना सारा पॉपुलेशन मार्केट के बाहर है, जब उनका भी पैसा इसके अंदर आएगा, आप इमेजिन करो कितना स्कोप है मार्केट के अंदर। क्योंकि आज आई थिंक 3% से ही हम 4th या 5th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज में आ गए। ये भी आप डॉट कनेक्ट करो, भी आ गए तो कितना इकोनॉमी फॉर्मलाइज हो जाएगा, सोचो। करेक्ट करेक्ट। बट एट द सेम टाइम आप ये भी देखो कि कितने सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स फिर भी होते हैं, वहां पे एक अलग टाइप का अवेयरनेस नहीं है, है ना? राइट। पीपल वांट मनी, पीपल वांट रिटर्न्स ऑन देयर मनी, राइट? राइट। हाँ, तो शेयर मार्केट में आपको परसेंटेज कम दिखता है ओवरऑल सीरियस इन्वेस्टर। एट द सेम टाइम फ्रॉड्स भी तो हो रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड, वहां पे भी तो पब्लिक फंस रहा है कहीं ना कहीं। तो अवेयरनेस दोनों साइड जरूरी है। राइट। दोनों साइड, कोई एक ही साइड नहीं हो सकता वो। रिसेंटली अब देखा रहेगा आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उन्होंने इसके ऊपर एक कुछ एपिसोड्स बनाए। अच्छा। पैसों की बारिश करके एक किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, और वो सब लोग उसमें पैसे लगाए और फंस गए। तो ये वही डिपिक्ट कर रहा है सोसाइटी में क्या हो रहा है। बहुत अच्छा उन्होंने ये इनिशिएटिव्स लिया अवेयरनेस के लिए कि भैया ऐसे फ्रॉड में भी नहीं आना है। अच्छा, आपके मतलब मेरे डैड की बात करूँ, क्या आपके घर में भी ऐसा मेंटालिटी है? जैसे मैंने काफी लोग से सुना है शेयर मार्केट मतलब पैसा डूबता है। आपने ऐसा सुना है कभी? नहीं, कभी नहीं सुना। मेरे घर पे तो ये बहुत चलता है, मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब मैंने बोल दिया ना शेयर मार्केट मतलब पैसा डूबता है, तो बस हाँ, ये मोस्टली वो लोग वही रहेंगे कि जिन्होंने आंख बंद करके आ गए एंड देन दे बर्न देयर फिंगर्स, तो अंगूर खट्टे होते हैं, ये वैसी बात है। मतलब इट्स अगेन मिथ, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, आप अगर डिसिप्लिन से करोगे तो इसमें पैसा बन सकता है। आपका इसमें डिसिप्लिन चाहिए, आपका जो साइकोलॉजी है, बिहेवियर है, ये सब अलाइन करना पड़ेगा आपको मार्केट के साथ, तो ही आपको मार्केट पैसा देगा, वरना लेके जाएगा। ओके। अच्छा, और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है आजकल जो मुझे भी एक बार जानना था आपसे, कि एक कंसेप्ट है आजकल लोग है ना घर नहीं खरीदते और वो लोग ऐसा करते हैं कि भाई रेंट पे चले जाते हैं, ये ज्यादा ऑप्शन है। तो घर खरीदना या रेंट पे जाना क्या बेटर है? नहीं, बहुत डिबेट है। अच्छा, ये डिबेटेबल टॉपिक है। ये डिबेट का टॉपिक है, और यूट्यूब पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ऐसा सोशल मीडिया में बहुत कुछ मिल जाएगा जो आपको एक्सेल पे कैलकुलेशन करके बता देंगे आपको। क्योंकि मैंने जैसे सुना है कि बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज होती है, वो लोग रेंटेड घर में रहते हैं, दे डोंट परचेज देयर ओन हाउस। तो क्या है मतलब ये? अब देखो अगेन वही हो गया कि इसमें हाफ इंफॉर्मेशन है। अच्छा, सेलिब्रिटी ने क्यों लिया यू डोंट नो ना। सेलिब्रिटी ने लिया वो मैं बात पकड़ रहा हूँ, सेलिब्रिटी ने क्यों लिया है आई एम नॉट बॉदरिंग अबाउट दैट। राइट। गलत हो जाएगा फिर वो आप एनालिसिस। तो इसका कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं है कि यू शुड ऑलवेज रेंट अ हाउस, डोंट बाय इट, ऐसा नहीं है। एक्सेल पे कैलकुलेशन करोगे तो आप कन्विंस हो जाओगे, मोस्टली जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सब कन्विंस हो जाएंगे कि रेंट पे ज्यादा बेटर है। तो हाँ, रेंटिंग इज बेटर, बट ऐसा नहीं होता। इंडिया में सबसे खुद का पहला घर लेना एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, राइट। तो वो फैक्टर आपकी लाइफ में है तो
आप क्यों करोगे ऐसा? एक घर ले लो, सेकंड के लिए आप कैलकुलेशन करो, जो करना है वो करो। हाँ, जैसे इंडिया में होता है ना, एक घर तो खुद का होना खुद का चाहिए। होना चाहिए, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। बट एट द सेम टाइम ये गलत भी नहीं बोलूंगा कि भैया रेंट करना वो गलत है, ऐसा नहीं है। इट गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी। ओके। सेलिब्रिटी को शायद वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती रहेगी, मतलब वो रीजन हो सकता है शायद। तो आपके लाइफ में वो सूट कर रहा है तो आप वो करो भैया। ओके। तो मतलब इसका कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं, नहीं है, ये कंक्लूजन नहीं हो डिपेंड सकता। करता है अगेन पर्सन इसको पे। आप कनेक्ट करो पर्सनल फाइनेंस के साथ, अच्छा। तो आपका जो पूरा फ्रेमवर्क रेडी होगा तो आप कभी ये सब कंफ्यूजन में नहीं आओगे। हाँ, 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 ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि आप सिंगल एक चीज को पकड़ रहे हो और उसको आप जबरदस्ती खुद की लाइफ में घुसा रहे हो। राइट, राइट, राइट। अच्छा, आपके हिसाब से अवेयरनेस कैसे लाए? कोई नॉर्मल पब्लिक अगर उसको फाइनेंस पे अवेयरनेस चाहिए तो उसको मतलब क्या बेसिक करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो हर किसी को खुद से ही करना चाहिए। अच्छा। गवर्नमेंट कितना करेगा? हम्म। क्योंकि मोस्टली जो लर्निंग आती है ना, वो आप एक दो बार धोखा खाओगे उसके बाद ही आती है। एक दो बार पैसा उसके बाद अगर आप डूबेगा तो। सीखोगे तो ठीक है, हम्म। वरना आप कहोगे अरे शेयर बाजार सट्टा है, करेक्ट। ऐसा भी हो सकता है। हम्म। तो आप खुद के ऊपर आपको ये चीज़ लेनी होगी कि भैया, मैंने पहले ही कहा ना, जैसे फाइनेंस और पर्सनल फाइनेंस हम्म। ये सबका सब्जेक्ट है, किसी ओके। पर्टिकुलर इनका नहीं है। चाहे आप लॉयर हो, डॉक्टर हो या इवन हाउसवाइफ हो, कोई भी हो आप, हम्म। यू ट्राई टू मेक अ पॉइंट कि भैया यू गेन द नॉलेज ऑफ पर्सनल फाइनेंस, अच्छा। ओके। और आप एक खुद का पैसा मैनेज करना सीखो, बेस्ट है। बट वो तो सीखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए सीखना पहले पड़ेगा। सीखना पड़ेगा। अगर समझो आपको ये नहीं करना है, ऑब्वियसली सबके बस की बात नहीं है, सबका फोटे अलग अलग होता है, करेक्ट। राइट? यू गो फॉर अ प्रोफेशनल एडवाइस, अच्छा। ओके। गो फॉर प्रोफेशनल एडवाइस ना, जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है आप उनका हेल्प लो। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि आप ऐसे प्लानर को फाइंड आउट करो जो सिर्फ आपको एडवाइस दे और आप उसको फीस दे। ओके। उसके पास आपको कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीदना नहीं है, बस सिर्फ एडवाइस सिर्फ एडवाइस का, ओके भैया ये मेरी लाइफ सिचुएशन है, बेस्ड ऑन दैट, और ये मेरे फाइनेंशियल गोल्स है, बेस्ड ऑन दैट आप मुझे प्लान बना के दो। अच्छा। ये बेस्ट वे है। और फिर आप खुद से वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लो, ये बेस्ट वे है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है ना, इंडिया में ये प्रॉब्लम है, एडवाइस तो फ्री में मिलती है, सब ऑल ऑफ सडन कोई भी एक्सपर्ट बन जाता है। आज व्हाट्सएप टेलीग्राम पे कितने Yes, ग्रुप से जो एडवाइस दे रहे हैं, तो yes, कोई तरह yes. क्यों करेगा? हाँ, बट वो तो रॉन्ग ही है फिर तो अल्टीमेटली। सो डू इट योरसेल्फ में मेहनत है, बट आप कर सकते हो। अगर नहीं पॉसिबल हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप प्रोफेशनल एडवाइस ले लो, अच्छा। है ना? बट एक अच्छे से लॉन्ग टर्म प्लान सेट आउट करो और स्टिक टू दैट प्लान। ओके। अच्छा, अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना है, कोई व्यूअर्स है हमारे जो भी वीडियोस देखेंगे, तो आप क्या मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइस दोगे? कि इन्वेस्टमेंट एडवाइस मतलब ये करो, ये अच्छा है, स्टार्ट विद दिस बेसिक थिंग, बाद में भले आप कुछ भी आगे करो, बट ये बेसिक तो करना ही चाहिए। सबसे पहले तो वही, आई विल रिपीट द सेम थिंग कि भैया इट इज फॉर एवरीवन। पर्सनल फाइनेंस का नॉलेज आप सब लोग ले लो, है ना? उसके बाद भी आपने जो इमरजेंसी फंड ये सब किया, आपने बेसिक स्टेप्स ले लिए, व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, दी बेस्ट होगा आप सबके लिए कि यू कम टू म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में फंड सिलेक्ट करके एसआईपी स्टार्ट कर दो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको बोलते हैं, कि हर महीने आप फिक्स अमाउंट एक पर्टिकुलर फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और उसको आप कंटिन्यू करो। ओके। कंटिन्यू करो 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, जितना आपसे पॉसिबल हो रहा है, 2-3 फंड अच्छे फाइंड आउट करो और आप उसमें कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करो। ओके। इनिशियली अमाउंट फंड कम होगा, एक फंड से स्टार्ट करो, सेविंग्स बढ़ गया, आपके पास ज्यादा पैसे बच रहे हैं, 2 फंड, 3। हाँ, वंस अगेन म्यूचुअल फंड मैंने बोल दिया, मतलब ये नहीं कि सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना और म्यूचुअल फंड का ही बड़ा पोर्टफोलियो बना दिया। ओके। सारे फंड में थोड़ा थोड़ा लगा दो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अगेन दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके। 2-3 फंड को ही आपको सिलेक्ट करना है अच्छे से, बिकॉज क्या होगा कि ओवरलैपिंग हो जाएगा फिर। राइट। एक फंड ने कुछ कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, दूसरा फंड भी वही कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई सेंस नहीं बनता। राइट। 2-3 फंड का ही पोर्टफोलियो बनाओ और उसमें आप क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ आपका लॉन्ग टाइम। अच्छा। इसका एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है मेरे पास। जब हम लेक्चर्स में, मैंने पूरा म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट जब मैंने बच्चों को सिखा रहा था, तब हमने पूरा ये रिसर्च किया था। ओके। बहुत सारे फंड्स के हमने 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स के रिटर्न्स चेक किए। मनी कंट्रोल वेबसाइट है, सबके लिए है, ओपन है, आप वहां पे जाओ, आप खुद भी कर सकते हो। तो हमने क्या नोट किया, क्योंकि हमेशा मेरे दिमाग में क्वेश्चन था, लॉन्ग टर्म मीन्स कितना लॉन्ग टर्म?
हाँ राइट, है 5 ना? साल बहुत 10 लोग साल, बोलते थे हाँ। मस्त बिंदास लॉन्ग टर्म राइट, इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन कितना? कितना? हाँ, तो लॉन्ग टर्म मतलब आपको कोई पर्टिकुलर 7 years 10 years ये कोई आपको बताएगा नहीं, बट रफली वो रेंज वही होता है। म्यूचुअल फंड में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि म्यूचुअल फंड का मैक्सिमम रिटर्न्स कहाँ था पता है? मोर देन 5 years एंड लेस देन 10 years के बीच में था। ओह, अराउंड 7 years ओके, मैक्सिमम रिटर्न्स जो पीक होता है ना, वो वहां पे मिल रहा था। मतलब 7 7 साल तो years के रुकना ही नीचे चाहिए। 7 years के नीचे आप आ रहे हो तो थोड़ा आपको कम मिल रहा है, 7 years के ऊपर जा रहे हो तो भी आपको कम मिल रहा है। मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है आपको? 7 years के 7 आसपास मिल रहा है। ओह, तो एक रफ आइडिया हमको गाइडेंस मिला कि भैया म्यूचुअल फंड में आप 7 years तक तो आपको रुकोगे, आप चेक करो अच्छा, वो टाइम पे कि क्या ओह, है। ओके, तो मतलब मिनिमम 7 साल तो रुकना ही चाहिए हाँ, म्यूचुअल फंड में अगर हाँ, आपको पैसा कमाना है। जनरल गाइडलाइन है, ये कोई रूल नहीं है, रूल बट नहीं है, एक करेक्ट, डेटाबेस से एक कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन है, है। ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, ओके। बट अगेन म्यूचुअल फंड जैसे मैंने बोला ना कि कंपनी ज्यादा कमाती है, रिटर्न्स कम देती है, ये है ना मिथ, जैसे मुझे है और ऐसे यस, मेरे जैसे बहुत लोग को यस, डेफिनेटली होगा। यस, यस। अब म्यूचुअल फंड में भी पता है प्रॉब्लम क्या है कि क्या उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होता है? मतलब जैसे कि मुझे लिक्विडिटी जैसे बोलता हूँ कि मैं इमीडिएटली पैसा निकाल सकता हूँ, बट अगर निकाला तो लॉस ही हो गया मेरे लिए, तो वो नहीं, अगर मैं इस पे ऊपर पूरा एक क्लास लूँ ना, तो आपको मैं बहुत कुछ बता सकता है म्यूचुअल फंड, और ओके, इतने पॉइंट्स में आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड के अलावा रिटेल इन्वेस्टर के लिए कोई बेस्ट ऑप्शन आपको दिखेगा ही नहीं। अच्छा, मतलब इतना ज्यादा बेस्ट नॉलेज, होता है इतना म्यूचुअल फंड? मतलब सिर्फ इक्विटी के लिए नहीं है भैया, डेट के लिए भी कितने ऑप्शंस हैं। हम्म। इक्विटी में इक्विटी के लिए इक्विटी फंड्स हैं, डेट के लिए डेट फंड है, जिसको दोनों चाहिए उसके लिए हाइब्रिड फंड भी है, हाँ राइट, हाइब्रिड फंड, ओके। और उसके अंदर कितना ऑप्शन। इन्वेस्टमेंट किया मैंने, 2 ऑप्शन मिलते मुझे, ग्रोथ ऑप्शन चाहिए कि डिविडेंड ऑप्शन चाहिए। वो भी है ग्रोथ, मतलब आई विल कीप ऑन इन्वेस्टिंग, कैपिटल अप्रिसिएशन होगा और मुझे रिटर्न्स मिलेगा। मुझे रेगुलर इनकम चाहिए तो आई विल टेक ऑन डिविडेंड ऑप्शन। हाँ करेक्ट, ओके। समझे? अच्छा, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी भी है आपके पास। क्या आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करना है, क्वार्टरली करना है, राइट, सेमी एनुअली करना है, एनुअली करना है, आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, और ऐसा कोई फोर्स भी नहीं है ना कि आप मिनिमम 1 लाख करना है कि 10,000 करना है। करेक्ट, म्यूचुअल फंड इज ओनली एवेन्यू जो आप वेर यू कैन इन्वेस्ट 500 rupee. 520 You can रुपए। start your investment in mutual fund with the 500 rupee as well, as low as 500 rupees. एक जाते जाते क्विक सेशन, Hmm. अगर मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, सिलेक्ट एनी वन, गोल्ड की एफडी, और क्यों? I will select gold. Remember one thing, gold is for hedging purpose. Again, it is not for investment. पोर्टफोलियो में थोड़ा सा गोल्ड होना चाहिए फॉर hedging purpose. ओके। हाँ, एफडी क्यों नहीं बोल रहा हूँ? एफडी वैसे भी इन्फ्लेशन को लॉन्ग टर्म में बीट नहीं करेगा जो गोल्ड करेगा। ओके, अच्छा, एफडी की बाइंग रियल एस्टेट। आई विल गो विद द एफडी बिकॉज रियल एस्टेट का मुझे इतना नॉलेज नहीं है। अच्छा, अगेन पर्सनल फाइनेंस, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने वाले बहुत लोग हैं जो कहीं नहीं करते हैं, सिर्फ रियल एस्टेट करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि भैया रियल एस्टेट में पैसा नहीं बनता, बट मेरा फोर्टे नहीं है वो, तो आई विल नॉट गो इनटू दैट। राइट, एफडी की इक्विटी, इक्विटी, इक्विटी क्योंकि क्यों? इक्विटी का नॉलेज है। समझे अभी? तो ये चलो आपको नॉलेज है, अदरवाइज नॉर्मल पब्लिक क्या सिलेक्ट करना चाहिए? हाँ, इक्विटी करना चाहिए, Equity करना डेफिनेटली चाहिए। इक्विटी का पोर्शन होना ही चाहिए। अच्छा, और इक्विटी या म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, यस। अच्छा। अभी आप एक लास्ट जाते थे, एक रैंकिंग बता दो हमको, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, एफडी या रियल एस्टेट, इसको अगर आप रैंक करो प्रायोरिटी वाइज, तब क्या करोगे? म्यूचुअल फंड नंबर 1, सबसे पहले म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड। उसके बाद और क्या था आपने कहा था? गोल्ड एंड गोल्ड, रियल एस्टेट, एफडी। हाँ, तो म्यूचुअल फंड, गोल्ड, एफडी, रियल एस्टेट। अच्छा, लास्ट में, बिकॉज रियल एस्टेट आपका फोर्टे नहीं है इसके लिए। यस। ठीक है, तो इसी के साथ ये सेशन हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। होपफुली आपको ये बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और जैसे कि मैंने बताया, हम लोग ने ज्यादा वो चीजें डिस्कस की जो बहुत बेसिक है। ऐसी कोई भी चीज जो खाली फाइनेंस स्टूडेंट को ही समझेगा, नॉर्मल पब्लिक को नहीं समझेगा, ऐसा कोई हमने पॉडकास्ट किया नहीं है। और आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। तो जैसे कि सर ने बताया कि इन्वेस्टमेंट क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको पर्सनल फाइनेंस पे ध्यान देना चाहिए, देन मेडिक्लेम देखना चाहिए, देन आपको टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, और फिर आप इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। ये सबसे ज्यादा एडवाइजेबल होता है। ठीक है, तो ये पॉडकास्ट आज हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। आगे और भी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हम लेके आएंगे विथ इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज, और जिसके लिए हमको मतलब हम आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।